आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूँ, लड़का पलायन करना पड़ता है। छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है। सब कुछ बदहाल है। हाँ, मतलब एक होता है कि प्रदेश में बदहाली है, बिहार में बदहाली में प्रदेश चल रहा है। जी, अब ये कैसे बदल जाएगी? इसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ये नहीं बताएंगे सिर्फ कि कहेंगे कि नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि नौकरी कैसे देंगे, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, मैं उसका एक आंसर देता हूँ, क्योंकि अगर 200 बात पे बोलेंगे 2 घंटा लगेगा। हाँ, सही बात है। लोगों को लगता है भी पलायन कैसे रोक दीजिएगा बिहार में। सही बात है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे रोक देंगे। कैसे? बिहार में श्रम का पलायन क्यों है, पहले इसको समझिए। बिहार में श्रमिकों का, मजदूरों का पलायन इसलिए है क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। बिहार से आपको, आप पत्रकार हैं, आरबीआई का आंकड़ा निकालिए। पिछले 30-32 सालों में 1990 के बाद बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया यहां से पूंजी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है सीडी रेशियो। देश भर में सीडी रेशियो 70-75% होता है। मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं 70-75% पैसा बैंक लोन के तौर पर आपको देता है, समाज को देता है, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में सीडी रेशियो है एवरेज 40%। लालू जी के जमाने में 18% था, अभी नीतीश की सरकार में 40% है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों ने यहां से 2,60,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया है। ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। अब इसका असर क्या होता है? मान लीजिए कि अगर आपको लोन न मिले तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे? अगर आपको लोन न मिले तो क्या आप अपना बिजनेस कर पाएंगे? अगर बिहार के लोगों को नोएडा में घर खरीदना है, उसको लोन नोएडा में मिल जाएगा, लेकिन बिहार के आदमी को पटना में घर बनाना है, बैंक वाला लोन नहीं देगा। जो पूंजी की उपलब्धता है वो सबसे जरूरी है। तो जो हम लोग बना रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दो कि वो व्यवस्था और राज्य पर बोझ ना बने। 15 साल से 45-50 साल के लोगों को, जिनको फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको आप पूंजी उपलब्ध कराओ ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। इसके लिए सर फंड आना होगा। नहीं, फंड तो आपको बता रहे हैं, कॉलेज के फंड बजट से नहीं आना है। अगर यहाँ के बैंक, हमको बाहर से पैसा नहीं चाहिए, जो आएगा वो बात का देखा है। बिहार की गरीब जनता ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा किया। और उस, अगर देश का औसत सीडी रेशियो आप देखेंगे तो बिहार में 2 लाख लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन मिलना चाहिए था। लोन मिला 1,60,000 करोड़। तो हम लोग का तो 1,20,000 करोड़ रुपया ऐसे ही चला गया। बिहार का पूरा बजट है 2,40,000 करोड़। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं, और 2,60,000 करोड़ रुपए जो हम लोग के बचत का पैसा है, जिससे यहाँ के लोग मोटरसाइकिल खरीदते, गाड़ी खरीदते, घर बनाते, बिजनेस करते, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब आप एक मिनट, आप कहिएगा भाई बिहार में नहीं हो रहा है, तो इसकी तो कोई चर्चा हुई नहीं कभी। मेरे भाई, ये बैंकों की स्वायत्तता नहीं है कि वो जितना पैसा चाहें उतना ही लोन दें। एक वैधानिक उन पर ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनको 70% पैसा लोन के तौर पर देना ही देना है। बजाब्ता मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जो कि हर महीने जिसको देखना है कि ये पैसा पूंजी लोगों को उपलब्ध हो। लेकिन बिहार में जैसे टीचर, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बात नहीं सुन रहा है सरकार की, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहे हैं। आप इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है बिहार में। आपके पास 20,000 रुपया है। आप बैंक में गए कि अगर हमको 80,000 रुपया लोन मिल जाए तो मैं एक सैलून डाल दूंगा, 4-5 लोगों को रोजगार भी दूंगा, अपना परिवार भी चलाऊंगा। बैंक से लोन मिला नहीं। अब आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 5,000 रुपया किसी जॉब के दलाल को देंगे, ठेकेदार को देंगे, जो आपको बॉम्बे में किसी सैलून में नौकरी दिलाएगा। 5,000 रुपया का ट्रेन का टिकट, बस का खरीदेंगे, वहाँ जाकर खोली में रहने का, स्लम में रहने का एडवांस देंगे। वो 20,000 का मूलधन भी गया, बॉम्बे में खर्चा हो गया। और जो आदमी यहाँ पर सैलून चलाकर एक छोटा व्यवसायी एंटरप्रेन्योर हो सकता था, 4 लोगों को रोजगार दे सकता था, अब वो बॉम्बे में जाकर मजदूरी कर रहा है, बाल वहां भी काट रहा है। बाल काटने उसको आता है, लेकिन वो बाल पूंजी के अभाव में मजदूर बन के काट रहा है। अगर उसको पूंजी होती तो बिहार में वो छोटा एंटरप्रेन्योर बन के होता। आप नोएडा में देखिए, दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, जितने लोग काम कर रहे हैं, घर बनाने वाले, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, फॉल सीलिंग वाले, सब यूपी बिहार के लोग हैं। ठीक, अब मेरे भाई, अगर बिहार में घर बनेगा तो वो लड़का दिल्ली में क्यों काम करेगा? मैं 100%। और बिहार में घर कब बनेगा? पुराने जमाने में हम लोग के पिताजी के टाइम में, उनके जनरेशन में घर कैसे बनता था?
आपने 2 साल पैसा कमाया, कुछ पैसा बचाया, 4 कमरे बनवाए, फिर लिंटर करवाया, फिर पैसा आया तो 2 कमरे और बनवाए। अब क्या है, आप जाते हैं बैंक में, आपको 50 लाख रुपया लोन मिलता है, आप घर पूरा बनाते हैं। दैट अगर उतने घर बन रहे हैं तो उतना ज़्यादा सीमेंट कंज्यूम हो रहा है, उतने ज़्यादा रोजगार के अवसर आ रहे हैं। तो जो हमारे साथ दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जिनको मैंने साथ में जोड़ा है, जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है कि अगर बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है।